हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं करवाने जा रहा हूँ कैपिटल गेन की डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पूरा का पूरा कैपिटल गेन का प्रैक्टिस। सीएमए इंटर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस सारे बच्चे, जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं दिसंबर में, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये प्रैक्टिस, जिसके अंदर आपको मैं पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूं। क्या कवर करने जा रहा हूं? पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूं। साइमल्टेनियसली मैं एमक्यूपी का सेट 1 एंड सेट 2 दोनों करवाने जा रहा हूं। तो जिन बच्चों को बार बार कंफ्यूजन होती है सर एमक्यूपी सेट 2 भी करवा दो, ठीक है, मैं आपको एमक्यूपी सेट 2 ऑलरेडी करवा रहा हूं। चैप्टर बाय चैप्टर में एमक्यूपी सेट 2 के क्वेश्चन इसी के अंदर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग इससे पहले की सैलरी की रिवीजन देख सकते हो, जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है। सिमिलरली मैंने पीजीबीपी प्रैक्टिस करवाई है। अभी मैं कैपिटल गेन करा रहा हूँ, एक हाउस प्रॉपर्टी और भी एक दो टॉपिक का मैं डालूंगा, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी डालूंगा। तो आपके एग्जाम्स तक आपको मैं फुल ऑन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग समझेंगे कि पास ईयर में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कैपिटल गेन से रिलेटेड, एमक्यूपी सेट 1 एंड सेट 2 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, और स्टडी मैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो आओ जरा देख लेते हैं दोस्तों, आओ जरा देख लेते हैं कि किस तरीके का पेपर आया हुआ है। नाउ एवरीवन, जून 2023 में सबसे पहले बात करते हैं जून 2023 का ओल्ड सिलेबस, ठीक है, क्योंकि न्यू सिलेबस का पेपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। और अगर आप लोगों ने न्यू सिलेबस नहीं देखा है वो पेपर, तो मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, एमक्यूपी सेट 1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। एमक्यूपी सेट 1 भी मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा कैपिटल गेन का थ्योरी प्रैक्टिस करना चाहता है, थ्योरी को रिवाइज करना चाहता है, वो भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मतलब आपको 3 तरह के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। क्या मेरी बात समझे? 3 तरह के लिंक। नाउ सबसे पहले बात करते हैं जून 2023 में ओल्ड सिलेबस में क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, कैपिटल गेन का। आओ, ये है जून 2023, ठीक है, ये है दोस्तों जून 2023। और इसमें अगर आप देखो तो आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया कैपिटल गेन का, वो है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ये देखो। अनिल एंड सुनील आर द ब्रदर्स हु ओन्स अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन दिल्ली which was inherited by them from their father लालजी in the year 1999, ठीक है। 2001 से पहले ही उन्होंने ये प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे कर दी थी। It was originally acquired by their father late लालजी for ₹3 लाख, 3 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी 1990s में। Both Anil and Sunil decided to sell the building for 500 lakhs on 5th of June 2022 when the stamp duty valuation of the property was 540 lakhs. They paid 2% brokerage, sale consideration on brokerage, ठीक है, 2% of the sale consideration as a brokerage। तो ये हो गया expense on transfer। The fair market value of the building including land as on 1/4/2001 was 20 lakh, 20 लाख रुपए की fair market value दी हुई है 1/4/2001 को। After sale, Anil acquired 2 residential houses for 120 lakh and 100 lakh in October. Sunil acquired 1 residential house for 210 lakh in August 2022. Compute the income tax liability of Anil and Sunil in respect of the sale of residential building and acquisition made subsequently. Assume both have income above basic exemption limit but total income is less than 50 lakh. CII दिया हुआ है आपको, और हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा बच्चों। ये क्वेश्चन 7 नंबर का है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का लेवल ठीक है, मैं कहूंगा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको करना कैसे? देखो, सबसे पहले तो कैपिटल गेन फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है। कैपिटल गेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए होगा सेल कंसिडरेशन। क्या चाहिए होगा? सेल कंसिडरेशन। क्या मेरे को सेल कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन है 500 लाख? हाँ, 500 लाख गिवन है। बट ये तो दोनों भाइयों ने मिलकर, ये तो दोनों भाइयों की अलग अलग होनी चाहिए। देखो, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर दोनों को अलग अलग करके कर दो, तो आप दोनों को अलग अलग करके भी कर सकते हो। बट आप एटलीस्ट कैपिटल गेन तक सिंगल करके भी कर सकते हो। दोनों को अलग अलग कैलकुलेशन करने का और दोनों को अलग अलग प्रेजेंटेशन करने का टाइम वेस्ट क्यों करना? तो मैंने क्या किया, पहले तो एक ही निकाल दिया, फिर बाद में बांट देंगे। एक ही बात, आप चाहो तो सब कुछ अलग अलग करके कर सकते हो, वो भी आंसर गलत नहीं होगा, सही है। सो सेल कंसिडरेशन हो गया 500 लाख। मैंने दोनों भाइयों की पूरी प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो था तो उनके पापा के नाम पे, तो मैंने पूरी एक प्रॉपर्टी के हिसाब से सेल कंसिडरेशन 500 लाख लिख दी। फिर आपको क्वेश्चन में दिया 2% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एज ब्रोकरेज। तो लो जी, 500 लाख रुपए का 2%। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, बच्चा यहां गलती करता है। बोथ यहां पे लिखा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन प्रॉपर्टी की दी है 540 लाख। क्या आपको यह बात पता है
कि अगर आपकी स्टैंप वैल्यूएशन जो होती है वो हायर होती है, किससे हायर होती है? सेल कंसिडरेशन से, तो स्टैंप वैल्यूएशन को ही लेना होता है। बट इसी के बारे में आपको एक बात और बताई गई होगी कि स्टैंप वैल्यूएशन अगर 110% ऑफ द सेल कंसिडरेशन से ज्यादा हो, कितने? 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन से ज्यादा हो तो स्टैंप वैल्यूएशन को लेंगे, कंसिडर करेंगे, वरना स्टैंप वैल्यूएशन को कंसिडर नहीं करेंगे। आप चेक करो बच्चों, स्टैंप वैल्यूएशन है 540 लाख और 110% अगर मैं कर दूं कंसिडरेशन का तो बनता है 550 लाख। क्योंकि ये 110% से कम है स्टैंप वैल्यूएशन, इसलिए स्टैंप वैल्यूएशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। किसको कंसिडर किया जाएगा? 500 लाख को। क्या मेरी बात समझे? ओके। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दिया है 2%, 2% आपने निकालना है किसका? कंसिडरेशन का। तो 500 लाख का 2% 10 लाख रुपए बनता है। फिर इसके बाद खरीदने की कॉस्ट दी हुई है, 3 लाख का खरीदा था फादर ने, 3 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, जबकि क्योंकि 2001 से पहले खरीदी थी तो हमें फेयर मार्केट वैल्यू भी चाहिए होगा 1/4/2001 पर, और जो दिया हुआ है 1/4/2001 पर फेयर मार्केट वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20 लाख रुपए। तो 2 लाख, 3 लाख और 20 लाख, विच एवर इज हायर, 20 लाख, तो 20 लाख रुपए करेंगे इनटू ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स। अब 2022-23 में बेचा है तो 331 डिवाइडेड बाय 100, कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये आ गया 66,20,000। इज दैट क्लियर? ग्रॉस एलटीसीजी आ गया मेरा 423,80,000, कोई डाउट? 423,80,000। अब मैं कैपिटल गेन जब आई गया है 423 लाख का, मैंने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया 2 में। अब मैं कर सकता हूं, तो इक्वल शेयर बनते हैं 211,90,000 दोनों के लिए। इज दैट क्लियर? तो 211 मतलब 2 करोड़ हो गया ना? हाँ। अनिल और सुनील को मैंने अलग अलग कर दिया क्योंकि आगे क्वेश्चन ने बोला कि अनिल ने ना 2 प्रॉपर्टी खरीदी है। ओ, 120 लाख की एक और 100 लाख की एक, अक्टूबर 22 को। ठीक है, डेट तो ठीक है, बट भाई 2 प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है? बच्चों याद करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक बात पढ़ी थी हम लोगों ने कि अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैपिटल गेन हो तो आप सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, और ये तो भाई साहब 2 प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कैसे खरीद लेंगे? कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है, चेक करो, कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, हाँ या ना? क्योंकि कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है, ये एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अब चेक करो, इसने एक 120 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है और एक 100 लाख की खरीदी है, दोनों में से कोई एक का बेनिफिट ले सकता है वो, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अमाउंट का बेनिफिट लेना चाहेगा, तो कितने का लेगा? 120 लाख का लेगा। इज दैट क्लियर? एक ही प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिल सकता है, तो बचा हुआ अमाउंट रह गया 91,90,000। और यहां पे बात करें तो सुनील ने बड़ी समझदारी की, उसने एक ही प्रॉपर्टी खरीदी, तो 210 लाख रुपए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन के लिए माइनस हो जाएगा, तो हमारी सेक्शन 54 की हमें एग्जेम्पशन मिल गई। हमारा टैक्सेबल एलटीसीजी आ गया 91,90,000 और ये आ गया 1,90,000। क्वेश्चन ने बोला टैक्स निकालो, तो निकाल लेते हैं। 91,90,000 का 20% का टैक्स निकालेंगे तो आएगा 18,38,000, और फिर सेस भी ऐड कर देंगे 73,520, टोटल आ गया 19,11,520। सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट ने कुछ गड़बड़ कर दी है बच्चों, वो आंसर बिल्कुल गलत है आंसर। पहला जो अनिल का आंसर है, सुनील का आंसर इज बिल्कुल करेक्ट। तो सुनील का आंसर क्या आ रहा है? 1,90,000 रुपए, उसका 20% 38,000 और सेस 4% 1520, तो ये बनना चाहिए 39,520, ये बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग अपना स्टडी मैट जो सजेस्टेड आंसर देखोगे इंस्टीट्यूट का, तो उन्होंने कुछ गलती कर दी है वहां पर। यह आंसर यहां पे आएगा कितना? 39,520, ये तो करेक्ट है, बट यहां पर 120 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलना चाहिए था, तो आपको 220 लाख रुपए में से सिर्फ 120 लाख का बेनिफिट मिलेगा, बाकी बचा हुआ अमाउंट आपको टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 91,90,000 पे हम लोग इस तरीके से टैक्स निकालेंगे। क्या मेरी बात समझे? सर अगर इसको क्वेश्चन में वैसे तो लिख दिया था कि इसकी कोई और इनकम नहीं, कोई और इनकम है और वो एग्जेम्पशन लिमिट ले चुका है, अगर एग्जेम्पशन लिमिट ना ली होती तो बच्चों 2.5 लाख रुपए और हम माइनस करते। क्या माइनस करते हैं? 2.5 लाख रुपए और माइनस करते। जो स्लैब एग्जेम्पशन होता है, जो बच जाती है ना एग्जेम्पशन, वो हम कैपिटल गेन यानी फ्लैट रेट वाली इनकम में से माइनस की जाती है, तो वो वाली माइनस कर देते। बट क्वेश्चन में ऐसा कहीं, क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है आपकी इनकम, तो इसका मतलब है आपने एग्जेम्पशन तो ले ही ली होगी। ठीक है, तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है 7 नंबर के हिसाब से। तो ये तो था आपका 2023 जून 2023 का पेपर, ओल्ड सिलेबस। बच्चों उसके बाद अगर आ जाएं तो उससे पहले वाले पेपर में आ जाते हैं। उससे पहले वाले पेपर था दिसंबर 2022, दिसंबर 2022, ये रहा। इसमें भी 4th का ए पार्ट कैपिटल गेन का ही क्वेश्चन है, आओ जरा देख लेते हैं।
Raghuram, age 44 years, inherited a vacant land from his father in April 1998. The land was acquired by his father in January 1990 for 5 lakh. The fair market value of the land as on 1/4/2001 was 25 lakh. कोई दिक्कत नहीं है यहां तक. Raghuram entered into an agreement for sell to in January 21 and received 5 lakh as advance. 5 लाख रुपए का एडवांस भी मिला है. भाई एडवांस जो मिला है वो कब मिला है? जनवरी 2021 में. ओके, दिस अमाउंट वाज फोरफिटेड. ये अमाउंट फोरफिट कर लिया. एडवांस मनी जब फोरफिट हो जाता है बच्चों, तो 1/4/14 के बाद अगर एडवांस मनी जब्त कर लिया जाए तो क्या करना है? सीधा सीधा उस साल में टैक्सेबल कर देंगे जिस साल में फोरफिट किया, अंडर द हेड अदर सोर्सेस. हाँ या ना? अब ये 1/4/14 के बाद फोरफिट किया तो 1/4/14 के बाद उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस. यस और नो एवरीवन? और अगर ये 1/4/14 से पहले का फोरफीचर होता तो क्या करते? तो खरीदने की कॉस्ट में से एडवांस मनी फोरफिटेड माइनस कर देते, जो बच जाता उसका हम इंडेक्सेशन कर देते. बट ऐसा अभी नहीं करना है. ये अमाउंट 2020-21 में ही टैक्सेबल हो जाएगा. कब टैक्सेबल हो जाएगा ये अमाउंट? मुझे बताओ. ये वाला अमाउंट कब टैक्सेबल हो जाएगा? 2020-21 में ही टैक्सेबल हो जाएगा. ये 5 लाख रुपए 2020-21 में ही टैक्सेबल हो जाएंगे. ठीक है. इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में. किस नाम से होगा? अदर सोर्सेज में. तो ये तो अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? हालांकि क्वेश्चन ने मांगा नहीं है, क्वेश्चन ने बोला टैक्सेबल कैपिटल गेन बताओ, और वो भी 22-23 असेसमेंट ईयर में. तो ये तो 20-21 में ही चला गया ना, तो इसलिए इसको सॉल्व नहीं करना था. आगे बढ़ते हैं. अगेन रघुराम लुक फॉर द बायर एंड फाउंड अ वन सतीश इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी. सेल कंसिडरेशन 200 लाख विद एन एग्रीमेंट इन December 21. इट वाज सोल्ड एंड द डॉक्यूमेंट्स वाज रजिस्टर्ड इन March 22. डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कब हुए? March 22 में जाके. ब्रोकरेज दी गई है 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन वाज पेड. द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड एज ऑन डेट ऑफ सेल वाज 215 लाख. तो बताओ ऐसे केस में क्वेश्चन क्या करना है? कैसे करना है क्वेश्चन? सबसे पहले तो सेल कंसिडरेशन लिखते हैं. क्या सेल कंसिडरेशन 200 लाख आएगी? क्यों आएगी? स्टैम्प वैल्यूएशन दी तो हुई है 215 लाख. बट अगेन हमें चेक करना होगा कि क्या 215 लाख 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है. तो 200 लाख का 110% कर दूं तो बनता है 220 लाख. उससे कम है, तो इसलिए जो सेल कंसिडरेशन है उसी को हम लोग मान लेंगे. तो 200 लाख रुपए बिल्कुल सही लिखा हुआ है. क्या ये बात समझ में आती है? माइनस करेंगे इसमें से खरीदने की कॉस्ट, और खरीदने की कॉस्ट आपको दी हुई थी 5 लाख रुपए, या फिर 1/4/2001 पर फेयर मार्केट वैल्यू 25 लाख, विच एवर इज हायर 25 लाख. 25 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर के इंडेक्स के साथ, वो है 317 डिवाइडेड बाय 100. इज दैट क्लियर? सो मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा, मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा 79.525 लाख. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अच्छा, ट्रांसफर के खर्चे भी दिए हुए थे. ब्रोकरेज 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन. कितना हो जाएगा? 200 लाख का 1% 2 लाख रुपए. ये माइनस कर देंगे दोस्तों. ग्रॉस एलटीसीजी आ जाएगा 118,75,000 रुपए. बोलो हाँ या ना? इसमें आगे क्या कहा गया है? आगे क्या कर दिया गया है? आगे ना इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने आगे एक प्रॉपर्टी खरीद ली. कौन सी प्रॉपर्टी खरीद ली? बिल्डिंग खरीद ली. अच्छा, बट बेचा क्या था? लैंड. लैंड बेच के बिल्डिंग खरीद लेना, क्या ये सेक्शन 54 में है? नहीं. 54 में तो बिल्डिंग बेचकर बिल्डिंग खरीदने की बात हो रही है. यहां पर बिल्डिंग तो खरीद ली, बट पहले क्या थी? ये पहले लैंड थी. तो लैंड बेच के प्रॉपर्टी खरीदना, ये 54F में जाता है बच्चों. अब बताओ सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन यहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या मेरी बात समझे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रघुराम ने लैंड बिल्डिंग खरीदी है लैंड बेचकर, है ना? लैंड बेची है, बिल्डिंग खरीदी है, तो ये 54F लग जाएगा. अब 54F में क्या था याद है? ग्रॉस एलटीसीजी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन. तो नेट सेल कंसिडरेशन तो बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. नेट सेल कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं? सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. तो 200 लाख माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इज 2 लाख. तो कितना बचा? 198 लाख. सो 198 लाख डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? जितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितने रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी? 180. तो 180 डिवाइडेड बाय 198 लाख मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस एलटीसीजी जो कि है 118.75. मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है बच्चों 107.95 लाख. ये माइनस करके मेरा टैक्सेबल एलटीसीजी करेक्ट आया है 10.79 लाख. क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन करना है. ये क्वेश्चन काफी आसान था 7 नंबर के हिसाब से. ठीक है, 54F का दिक्कत आ सकती है बच्चों को 54F, बट मुश्किल नहीं था पहचानना, बिकॉज आपको रूल पता होने चाहिए. लैंड बेची, बिल्डिंग खरीदी, तो ये सेक्शन 54F का ही सेक्शन है. इज दैट क्लियर एवरीवन? याद है ना, बोला था कोई भी एसेट बेचो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बट खरीदो क्या? बिल्डिंग, तब जाके लगेगा सेक्शन 54F. इज दैट क्लियर?
आगे आ जाते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन पेपर की तरफ। ठीक है, ये तो 7 नंबर हो गए हमारे पूरे। आगे आ जाते हैं। आगे एक क्वेश्चन मुझे और दिखा कैपिटल गेन का, बट ये जो आया ना ये कोविड के टाइम पे, पता नहीं क्या सोच के एक क्वेश्चन पेपर बनाया था इंस्टीट्यूट ने, बट बहुत ही गलती है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। मैं आपको कुछ गलतियां यहां पे बताता हूं और इसके आंसर भी गलत है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं क्या गड़बड़ मुझे नजर आई है, क्लियर और पूरा रीजन है उसके साथ। ये देखो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर, ये देखो, पहला तो क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये नजर आती है। क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल गेन इन इंडिविजुअल केसेस, ओके। पहला कह रहा है ए लिस्टेड इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर की बात हो रही है। अजीब सी बात है भाई, कोई तो शेयर होना चाहिए ना। चलो छोड़ो, अभी हम लोग इसको पहले समझते हैं। पता है ये कौन से केस के बारे में बात कर रहा है? ये एक केस के बारे में बात कर रहा है जो कि केस था कि 1/2/2018 से पहले शेयर खरीदे जाएं और 1/2/2018 के बाद बेचे गए। क्या बोला? 1/2/2018 से पहले अगर खरीदे गए और 1/2/2018 के बाद बेचे गए, तो ऐसे केस में हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था 112A, उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना सीखा था दोस्तों। एक्चुअल में ना इन्होंने गड़बड़ ये कर दी है कि यहां 31 मार्च 2018 दिया हुआ है, जबकि ये होना क्या चाहिए था, 1 फरवरी 2018 होना चाहिए था या फिर 31 जनवरी 2018 होना चाहिए था। ठीक है, ये डेट, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है, जिसका रीजन ही तभी आएगा। फेयर मार्केट वैल्यू का अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2018 का कोई मतलब नहीं है यहां पे। इज दैट क्लियर? तो फेयर मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2018 तभी आना था जब ये अमेंडमेंट आई थी, बजट 2020 में अमेंडमेंट आई थी कि 1-2 रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया था। कहा था कि हम लोग तुम्हारा इस ईयर से, सॉरी बजट 2020 नहीं, बजट 2018 में बजट अमेंडमेंट आई थी। फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए थे कि कैपिटल गेन निकालने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर गड़बड़ क्या है वो बहुत आपको पहले 112A का सेक्शन मेरे को दिखाना पड़ेगा आपके स्टडी मैट से, जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में भी दिया है। ये देखो, ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है, आप लोग देख सकते हो। आपके स्टडी मैट में ये केस, कौन सा केस है वो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो वो ये केस है जहां पर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच कैपिटल एसेट। ये कौन से कैपिटल एसेट की बात कर रहा है? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बिफोर 31 जनवरी 2018 को खरीदे गए हो। ठीक है, और उस केस में हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हैं? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट, या फिर लोअर ऑफ एफएमवी ऑन 31 जनवरी, या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दोनों में से लोअर जो अमाउंट होगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कोई भी तुक बनता है उस बात का जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? जल्दी जल्दी बताओ, कोई तुक नहीं बनता है। ये 150 रुपए की कॉस्ट आपको दी हुई है, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू, बट आप डेट तो देखो कौन सी दे रहे हो। ये 31 मार्च 2018, हम लोगों ने मान लिया कि ये हो सकता है वहां पे कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो ये मिस्टेक मान ली कि ये डेट गलत होगी। 1 फरवरी 2018 हो सकता है वहां पे ठीक भी कराई हो बच्चों को, बट ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है। 1 फरवरी 2018 है, तो अब यहां पर मुझे ठीक करना पड़ेगा। मैंने मान लिया ये 1 फरवरी 2018 का करना क्या चाहिए, इसका फेयर मार्केट वैल्यू 1 फरवरी 2018 को दिया हुआ है। ये देखो लिखा है ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करो, विच एवर इज लेस। तो हम वही करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहां पर है 70 रुपए, या फेयर मार्केट वैल्यू 270, विच एवर इज लेस 70 को कंपेयर करोगे एक्चुअल कॉस्ट के साथ, विच एवर इज हायर, तो एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो बनेगा 80 कितना बनेगा? 150 रुपए। कितना बनेगा? 150 रुपए। तो यहां पे 150 रुपए आएगा, यहां पे आएगा 150 रुपए, और यहां पे जो लॉस आएगा वो कितने का आएगा? 80 रुपए का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात फिर से। ये केस कब लगता है? जब भी कभी शेयर 1 फरवरी 2018 से पहले खरीदा गया हो और 1 फरवरी 2018 के बाद बेचा गया हो, क्योंकि अमेंडमेंट ये आई थी 1 फरवरी 2018 में। अमेंडमेंट क्या आई थी कि अब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे। पहले क्या बोलते थे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फुली एग्जेम्प्ट होंगे, तो अब उसके बाद से अमेंडमेंट आ गई कि टैक्सेबल होंगे 1 फरवरी 2018 के बाद से। इसलिए गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक केस बना दिया था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को थोड़ा सा ज्यादा करके, ताकि असेसी को नुकसान ना हो, इसलिए कैपिटल गेन ताकि कम से कम हो, ये रीजन था। अब जरा ध्यान से देखो, क्या इस क्वेश्चन के अंदर ये ए पार्ट समझ में आया? तो एक पार्ट का तो सही आंसर, ए पार्ट का तो इंस्टीट्यूट ने भी आंसर सही दिया हुआ है, ठीक है यहां पर, बट उन्होंने डेट्स वगैरह गलत दी हुई थी। चलो यहां पर आगे आ जाते हैं, इस पार्ट की बात करते हैं।
वो है बी पार्ट। कहता है ए लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन 1 मई 18। ठीक है, अब ये तो 1 फरवरी 2018 के बाद खरीदे गए हैं, क्या इसमें करेंगे ये काम? नहीं। बट भाई साहब इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर के अंदर ये भी यहां दे दिया है। भाई साहब क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या लिखते हो, क्या बोलते हो, कुछ भी करते हो, तो ये गलत है। इसलिए इसमें नॉर्मल तरीके से करना चाहिए था कैपिटल गेन। कैसे? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल वैल्यू कितनी, 400 रुपए, तो सेल वैल्यू होगी 400 रुपए। खरीदने की कॉस्ट क्या होगी? खरीदने की कॉस्ट क्या होगी जो आपको दी हुई है? कितने रुपए की खरीदने की कॉस्ट दी हुई है? 230 रुपए। ठीक है, 1 फरवरी 2018 के बाद खरीदा था तो कॉस्ट ही देखेंगे, अब फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखेंगे। तो कॉस्ट कितनी है? 230 रुपए। तो 230 रुपए माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब नहीं करेंगे वो काम। तो 1 फरवरी 2018 से पहले जिन्होंने शेयर्स खरीदे थे उनके लिए गवर्नमेंट ने वो मेथड बनाया था। आपको मैं लाइंस पढ़वा देता हूं, यहां पे लिखा भी हुआ है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 31 जनवरी 18। इज दैट क्लियर? तो वो पहले वाले पार्ट पर क्यों अप्लाई हो रहा था? क्योंकि पहले वाले पार्ट में लिस्टेड शेयर्स 1 मार्च 2017 को खरीदे गए थे जो 2018 से पहले था, इसलिए ऐसा हुआ था। इज दैट क्लियर? तो ये सरासर गलत है सेकंड पार्ट का आंसर, तो आपका आंसर ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर ठीक करके बता दिया है, आपका आंसर इस तरीके से होगा। हालांकि इनको शेयर्स भी देने चाहिए थे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो नहीं दिए हुए थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दिसंबर 19 की बात करें तो दिसंबर 19 में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया। बड़ी अजीब सी बात है, कैपिटल गेन जैसा टॉपिक और कोई क्वेश्चन ना दिया जा रहा हो, समझ नहीं आई बात। चलो जून 19 की बात करें, जून 19 में मुझे एक क्वेश्चन दिखा, ये रहा जून 19। ये देखो जून 19 का क्वेश्चन। जनरली मैं अपने क्लासेस के अंदर बच्चों को करवा देता हूं ये क्वेश्चन। जून 19 का ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, Vipul held a plot of land in Haryana as a capital asset till 31st March 17. The land was acquired by him in previous year 23 to 2013 and 14. ठीक है, it was converted into stock in trade on 1st April 2017. उसको stock in trade में convert कर दिया गया। क्या हम लोगों ने कोई ऐसा केस पढ़ा था, conversion of capital asset into stock in trade? तो क्या ये conversion of capital asset into stock in trade ट्रांसफर होता है? कहता है जिस ईयर कन्वर्ट किया उस ईयर ट्रांसफर मान लिया जाएगा। बोलो हाँ या ना। So the land was acquired by him in previous year 13-14 for 20 lakh. It was converted into stock on 1st April 2017 of the real estate business carried on by him. The fair market value of the land as on date was 35 lakh. फेयर मार्केट वैल्यू 35 लाख। जब कन्वर्ट किया जाता है तब फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाती है। क्या देखी जाती है? फेयर मार्केट वैल्यू, और वो फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है 35 लाख, तो ये कंसिडर करेंगे। तो सेल कंसिडरेशन क्या होगी? 35 लाख रुपए। कोई डाउट है यहां पर? ये 35 लाख रुपए। आगे आ जाते हैं, इसके अलावा खरीदने की कॉस्ट चाहिए होगी। ये देखो ये कन्वर्टेड एसेट, ये कन्वर्ट किया गया एसेट है, आगे कन्वर्ट हो गया बिजनेस में, बिजनेस में आगे के बेचा। आपको याद होगा इसमें ईयर ऑफ टैक्स क्या होता था? जिस ईयर में स्टॉक को बेचेंगे उस साल टैक्स लगता था। ठीक है, तो टैक्स लगेगा 2018-19 में, जिस ईयर में वो स्टॉक को क्या किया गया? बेचा गया। तो स्टॉक को बेचा गया 2018-19 में, इसलिए उस साल में टैक्स लगेगा। ओके चलो वो तो बात अलग है, बट सेल कंसिडरेशन क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। जो भी स्टॉक इन ट्रेड की एंट्री पास कर रहे होंगे लोग अकाउंट्स के अंदर, वो फेयर मार्केट वैल्यू। तो सेल कंसिडरेशन होगी, माइनस करेंगे खरीदने की कॉस्ट। खरीदने की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए की दी हुई है। 20 लाख रुपए कब की है? ये वैल्यू 13-14 की है। हमें कब की चाहिए? हमें चाहिए 2000, जब कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट कब हुआ? चेक करते हैं कन्वर्ट कब हुआ। 2017-18 में। तो 2017-18 का चाहिए। मुझे बताओ 2017-18 का इंडेक्स दिया हुआ है क्या? हाँ 2017-18 का है 254 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 20 लाख। तो मैंने इंडेक्सेशन कर दी है, मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन इंडेक्सेशन आ गया है। ग्रॉस एलटीसीजी आ जाएगा 9,60,000। अब मैं क्या करूंगा? सेक्शन 54F का बेनिफिट लूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि आपने आगे फ्लैट खरीद लिया है। क्या खरीद लिया है? फ्लैट। बेचने की बात किसकी हो रही थी? कन्वर्ट क्या किया था आपने? एक लैंड कन्वर्ट की थी और फ्लैट खरीद लिया है। सेक्शन कौन सा लग गया? 54F लग गया। और F लग जाए तो पता ही आपको, ऐसे केस में क्या हुआ? 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। अब आपको याद है ग्रॉस एलटीसीजी मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। तो आपका ग्रॉस एलटीसीजी है 960 मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट है 15 लाख की, नेट सेल कंसिडरेशन 35 लाख, क्योंकि कोई खर्चा एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर तो दिया ही नहीं हुआ, तो 35 लाख रुपए आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 54F के हिसाब से ये आंसर। इज दैट क्लियर? सेक्शन 54F के हिसाब से ये अमाउंट आ जाएगा, और ये अमाउंट माइनस करने के बाद आएगा टैक्सेबल एलटीसीजी 548571। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, अभी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये बाकी का जो डिफरेंस है, आपने बेचा तो 45 लाख में ना, तो हम लोग वो 10 लाख को भी तो कहीं दिखाएंगे। 10 लाख नहीं दोस्तों,
हमें चेक करना पड़ेगा कहीं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो नहीं दी हुई। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दी हुई है कितने रुपए की, 50 लाख रुपए की। यही लैंड मार्केट में 50 लाख की है, आप बेच रहे हो 45 लाख। तो पीजीबीपी में भी ये बात बताई जाती है कि 110% ऑफ कंसिडरेशन से अगर ज्यादा हो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो 45 लाख का 110% जब मैं करूं तो आ रहा है 49.5 लाख, जो कि 49.5 लाख से ज्यादा है 50 लाख। तो क्या हम लोग 50 लाख को कंसिडर करेंगे? यस, 50 लाख को कंसिडर करेंगे। तो 50 लाख मेरी सेल कंसिडरेशन हो गई। खरीदने की कॉस्ट मेरी क्या होगी, कन्वर्जन जो कॉस्ट है उसकी स्टॉक की, वो लैंड की स्टॉक जो कॉस्ट है वो क्या होगी, 35 लाख रुपए। क्योंकि बिजनेस में जब लेके आए थे उसको कितने का रिकॉर्ड किया था, 35 लाख में, और उसको आगे बेचा कितने का, बेचा तो 45 का था, बट फेयर मार्केट हम लोग स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्योंकि ज्यादा आ रही है और वो भी 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा आ रही है, इसलिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को लेंगे। तो 50 लाख माइनस 35 लाख, ये आएगा हमारा 15 लाख रुपए पीजीबीपी इनकम। कौन सी इनकम, पीजीबीपी इनकम। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो एक छोटा सा ही क्वेश्चन था, बट ठीक है, मतलब लेवल भी ठीक है, बट ये क्वेश्चन 10 नंबर का था, ये बड़ा अजीब सी बात थी, 10 नंबर वाली बात तो नहीं थी इस क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर एवरीवन? मुझे बताओ क्या और भी कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? सर देखो, एमक्यूपी सेट 1 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, सेट 1 में जाके पूरा वीडियो देखो, ठीक है। अब जरा सेट 2 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे बार बार कह रहे हैं सर एमक्यूपी करा दो, एमक्यूपी करा दो। लो बेटा, एमक्यूपी भी कराते हैं, ये लो। एमक्यूपी का एक क्वेश्चन जो आया है वो है ये आपके सामने। लकी हैज अ हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ का ए पार्ट है ये, ठीक है। फोर्थ का ए पार्ट मैंने यहां नहीं लिखा, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, फोर्थ का ए पार्ट। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये भी 7 नंबर का ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि अब 7 नंबर के ही आते हैं सारा अगर क्वेश्चन। हाँ, 7 नंबर का है। तो मुझे बताओ, लकी एक प्रॉपर्टी खरीदता है 18 अगस्त 2009 को 6 लाख रुपए की। ही यूज्ड द हाउस फॉर हिज ओन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अपने पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी। 18 अगस्त 2012 को उसने रिकंस्ट्रक्शन कराई है उस घर के ऊपर 3 लाख रुपए की। 15 मई 2022 को उसने ऑफिस गुड्स खरीदे हैं जो कि 1 लाख रुपए के, और घर ले आया था टू बी डिलीवर टू द पार्टी, किसी को डिलीवरी करनी होगी, ठीक है, स्टेइंग नियर टू हिज होम। 1 लाख रुपए के गुड्स घर ले आया था। और नाइट में क्या हुआ, रात को क्या हुआ, रात को खबर आई आग लग गई। आग लग गई आपके घर में, भगवान ना करे, बट इस घर में आग लग गई जिनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नाइट में आग लग गई। अब बताओ, सारी चीजें जल गई। जलने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए। अब इंश्योरेंस कंपनी ने जो पैसे दिए वो किस किस पर दिए, प्रॉपर्टी पे दिए, फर्नीचर पे दिए और स्टॉक पे दिए, क्योंकि आप लोगों ने उन एसेट्स को क्या करा रखा था, इंश्योर करा रखा था। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए। हम लोगों ने एक केस पढ़ा हुआ है सेक्शन 45(1) है, जहां पर पढ़ा था कि अगर कोई एसेट को डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, चाहे वो बाय फायर हो या फिर क्या कहते हैं बाय कोई नेचुरल क्लैमिटी हो, रॉयट्स हो, इस रीजन से, तो इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देती है वो भी कैपिटल गेन के लिए टैक्सेबल हो जाती है। अब बताओ, इंश्योरेंस कंपनी यहां पे आपको फर्नीचर के लिए भी पैसा दे रही है, घर के लिए पैसा दे रही है। घर के लिए क्या दे रही है, एक घर में 1 लाख रुपए का तो कैश ही दे रही है, 1 लाख रुपए का कैश दे रही है घर के बदले में, और 44 लाख रुपीस का नया घर दे रही है, जिसकी मार्केट वैल्यू 44 लाख रुपीस है, उसका नया घर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने। तो टोटल हाउस प्रॉपर्टी के बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया, 45 लाख रुपए दिए। हाउस प्रॉपर्टी के बदले में टोटल इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितने रुपए दिए, 45 लाख। 1 लाख का कैश और 44 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी, तो 45 लाख रुपए हो गया। फर्नीचर के बदले में 2 लाख रुपए दिए और स्टॉक के बदले में 80,000 रुपए दिए। मुझे बता दो, क्या फर्नीचर कैपिटल एसेट है? फर्नीचर तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता। मूवेबल पर्सनल बिलोंगिंग्स, ये तो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, ये कैपिटल एसेट नहीं होती, हाँ या ना? तो ये कैपिटल एसेट नहीं है, तो इसलिए इसको तो ट्रीटमेंट ही नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, क्या ये पीजीबीपी में है? ये बिजनेस भी नहीं था, स्टॉक थोड़ी ना दे कोई, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक की बात करते हैं, क्या स्टॉक कैपिटल एसेट है? स्टॉक भी कैपिटल एसेट नहीं है, स्टॉक तो बिजनेस एसेट है। 1 लाख का स्टॉक वो लेके आया था एक दिन पहले, 1 लाख रुपए का स्टॉक लेके आया था घर से, और वो डिलीवर करने थे और उसके 80,000 रुपए मिल गए। मुझे बताओ, 1 लाख रुपए का स्टॉक था, 80,000 रुपए मिल गए, तो 20,000 रुपए का क्या हुआ, लॉस। ये जो लॉस है, ये मेरा कौन सा लॉस है? ये मेरा बिजनेस लॉस है। कौन सा लॉस है? बिजनेस लॉस है। क्या ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं फर्नीचर की, जो हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी कितने रुपए मिले? हाउस प्रॉपर्टी के 45 लाख रुपए मिले ना लमसम, क्योंकि 1 लाख का कैश मिल गया, 44 लाख की प्रॉपर्टी मिल गई, 45 लाख हो गया। खरीदने की कॉस्ट आपको दी हुई है, खरीदने की कॉस्ट दी हुई है 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए की इंडेक्सेशन कर देते हैं बच्चों, इनटू ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर है 2000। देखो, जिस ईयर में
जिस ईयर में ये क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन होती है, उस ईयर को ईयर ऑफ ट्रांसफर मानते हैं। तो डिस्ट्रक्शन हुई है 2022-23 में, ठीक है, उसी डेट पे हुई है, तो उसी डेट पर ईयर ऑफ ट्रांसफर हो गया 331 डिवाइडेड बाय 2009-10 का इंडेक्स विच इज 148। तो आप लोग चेक कर सकते हो, ये आएगा 13,41,892। फिर इसके बाद इंप्रूवमेंट भी की है आपने, 3 लाख रुपए इंप्रूवमेंट पे लगाए हैं। 3 लाख रुपए जो इंप्रूवमेंट पे लगाए हैं वो भी तो इंडेक्सेशन करेंगे। हाँ, तो 3 लाख रुपए की इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स है 331, ठीक है, डिवाइडेड बाय जिस ईयर में इंप्रूवमेंट की गई। इंप्रूवमेंट कब की गई, चेक करो, इंप्रूवमेंट कब की गई। इंप्रूवमेंट की गई थी 2012-13 में, 2012-13 का इंडेक्स आ रहा है 200। तो आप ये लोग चेक कर सकते हो, ये अमाउंट आ जाएगा 496,500। ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा ये, तो 26,61,608 रुपीज ये हमारा हो जाएगा कैपिटल गेन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं आपको बता दूं, आज बात बताऊं, इंस्टीट्यूट ने एमक्यूपी 2 बनाने में कोई मेहनत नहीं करी है। ये सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, स्टडी मैट के क्वेश्चन है। एमक्यूपी 2 में मैंने आपको पहले भी करवाए थे क्वेश्चन, आपको याद होगा कौन सा चैप्टर का कराया था, पीजीबीपी, वो भी स्टडी मैट से आया था। सैलरी का भी पिछले एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में से ही कुछ कनेक्टेड क्वेश्चन आया था। तो एमक्यूपी सेट 2 में कोई मेहनत नहीं करी इंस्टीट्यूट ने, वही चीज को दोबारा रिपीट करवा दिया, बस दैट्स इट। और फिगर्स भी चेंज नहीं करी, ठीक है, ये आपके स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो, तो ये है हमारे पास कैपिटल गेन से रिलेटेड जो आपके दिमाग में था। ओके, अब हो गया ओके यहां तक। अब जरा स्टडी मैट की बात कर लेते हैं। तो देखो स्टडी मैट में क्या क्वेश्चंस मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है और क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं। देखो ट्रेंड देखा जाए, अगर ट्रेंड देखा जाए, जो मुझे ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का फोकस किस चीज पर है? इंस्टीट्यूट का फोकस है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केसेस पे। आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के जितने केसेस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जितने भी वैरायटी केसेस हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के, वो पता होने चाहिए। कैपिटल गेन के केसेस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैं हैरान हूं कि क्वेश्चन कोई स्लम सेल के ऊपर नहीं आया रिसेंटली, बट पहले बहुत आता था। तो प्लीज स्लम सेल का टॉपिक करके जाओ, ठीक है। स्लम सेल का कैपिटल गेन का एक टॉपिक होता है, वो करके जाना है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके स्टडी मैट में ऐसे क्वेश्चंस हैं स्टडी मैट में, और आप वो वाले क्वेश्चन जरूर करो, ठीक है, स्लम सेल वाले। अच्छा, इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है आपके टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर हम लोग बात करें तो देखो थियोरेटिकल तो आने के चांसेस कम ही लगते हैं मुझे, प्रैक्टिकल आने के चांसेस लगते हैं। और प्रैक्टिकल में भी जो मुझे चांसेस नजर आते हैं वो नजर आते हैं आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केसेस पर या कैपिटल गेन के केसेस पर। जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का केस, एग्जेम्पशन पे ज्यादा वैरायटी नहीं पूछी गई है आज तक। एग्जेम्पशन सेक्शन 54 और 54F पर बोला गया है। तो आपको अगर ये दो सेक्शन अच्छे से आते हैं, जैसे आप लोग एंड टाइम पे तैयारी कर रहे हो, तो आप पूछ रहे हो सर कौन कौन से अच्छे से करके जाए, कैपिटल गेन बिल्कुल नहीं आता या कैपिटल गेन कम आता है, तो आप लोग 54 और 54F अच्छे से कर जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और कोई चीज के ऊपर तो ज्यादा पूछा भी नहीं जा रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो जरूरी नहीं है जो मैं बोलूं वही हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे बता रहा हूं। हो सकता है कि इस बार ट्रेंड इंस्टीट्यूट चेंज कर दे, तो भैया पॉसिबल है ये चीज भी, ठीक है। हाँ, फिर भी उन लोगों के लिए ठीक है कि जो लोग चैप्टर नहीं कर पाए हैं ढंग से, तो वो लोग इस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। ओके, नाउ एक क्वेश्चन जो मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन जरूर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो है, देखो ये वाला तो क्वेश्चन वही है स्टडी मैट वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 93, ठीक है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? यही तो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाया था, ठीक है। इलस्ट्रेशन 93 आपका स्टडी मैट का। ओके सर, जरा सा भी चेंज नहीं किया? हाँ, जरा सा भी चेंज नहीं किया, यही तो बात है हमारे इंस्टीट्यूट की। आगे बढ़ते, इलस्ट्रेशन नंबर 95 क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन ये पार्टनरशिप के ऊपर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो कैपिटल गेन के मैंने आपको बताया केसेस करने हैं, तो कैपिटल गेन के केसेस में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एबीसी एंड कंपनी हैज 3 पार्टनर्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टडी मैट से क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आया तो बिल्कुल सेम एज इट इज आएगा, कोई फिगर भी चेंज नहीं करेगा। ABC and company has 3 partners, A, B and C, sharing profit and losses 5:3:2. They admitted D as a new partner on 31st March 2022. 1/5 शेयर के लिए D is to bring 2 lakh as capital. लो जी, अकाउंटिंग करो, एंट्री पास करो, कैश अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल। ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। And he bought into the furniture 50,000 immediately and further bought jewelry of which fair market value is 2 lakh. हमें तो यही ध्यान देना ना, क्या वो लेके आया क्या नहीं लेके आया। कहता है 50,000 रुपए का फर्नीचर ले आया, तो क्या उस D ने, मिस्टर D ने अपना एसेट बेच नहीं दिया? बेच दिया। फर्नीचर कितने का था?
फर्नीचर वो घर से लेके आया, क्या वो फर्नीचर कैपिटल एसेट माना गया होगा? घर वाला एसेट तो कैपिटल एसेट होता ही नहीं है, तो वो तो कैपिटल एसेट माना नहीं गया होगा, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं। ज्वेलरी लेके आया, ये कैपिटल एसेट होगा, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। रिकॉर्ड किया गया बुक्स में 1.5 लाख रुपए पर। तो बताओ सेल कंसिडरेशन क्या होगी? जितनी बुक्स में रिकॉर्ड किया या फिर जितना फेयर मार्केट वैल्यू होगी। अगर आपको याद होगा एडमिशन टू द पार्टनर, एडमिशन पार्टनर को एडमिट करने के लिए जो कैपिटल लिया जाता है उस वक्त हम लोग करते हैं जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया गया। तो वैल्यू पर रिकॉर्ड किया गया, कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड किया गया? 1.5 लाख रुपए पर रिकॉर्ड किया गया, तो 1.5 लाख रुपए विल बी आर सेल कंसिडरेशन। एक्सपेंसेस और ट्रांसफर कुछ दिए नहीं हुए। खरीदने की कॉस्ट अगर आपको दी हुई है तो लिखेंगे डी एज एक्वायर्ड सच ज्वेलरी फॉर 45,000, 45,000 की खरीदी थी 7 जुलाई 2001 को। ठीक है, तो आप लोग यहां पर 7 जुलाई 2001 तो बस खरीदने की कॉस्ट का इंडेक्सेशन कर देंगे आप लोग, तो इंडेक्सेशन कर देंगे, वो करने के बाद हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यही कैपिटल गेन के केसेस की बात कर रहा हूं, ये कैपिटल गेन के केसेस है। ठीक है, ये कैपिटल गेन के केसेस हैं। कैपिटल गेन में और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे वन ऑफ द केसेस कंपल्सरी एक्विजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपल्सरी एक्विजिशन आया नहीं है, मैंने देखा कुछ एग्जामिनेशंस में, बट जरूर आने के 100% चांसेस है। इस बार मुझे लगता है कंपल्सरी एक्विजिशन का आएगा। इज दैट क्लियर? तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, बस याद करो कंपल्सरी एक्विजिशन में जिस ईयर में कंपल्सरी एक्विजिशन की जाती है वो होता है ईयर ऑफ ट्रांसफर, और जिस ईयर में इनिशियल कॉम्पेंसेशन मिल जाता है उस साल लगता है टैक्स पूरी वैल्यू पर। तो सुनील ने प्रॉपर्टी खरीदी 3 लाख रुपए की 2001 से पहले, इज इंकर्ड, इसने कुछ खर्चा भी कर दिया 70,000 रुपए का 2001 से पहले। याद है जो खर्चा 2001 से पहले किया जाता है इंप्रूवमेंट का, वो कंसिडर नहीं किया जाता। हाँ, वो कंसिडर नहीं किया जाता। 1/4/2001 में 3 लाख रुपए की कॉस्ट दी हुई है, बट आपको 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए होगी जो कि दी हुई है 4.5 लाख, तो 3 और 4.5 विच एवर इज हायर 4.5 लेंगे। 70,000 को इग्नोर कर देंगे जो इंप्रूवमेंट की कॉस्ट दी है, यस। 50,000 की जो इंप्रूवमेंट ली है वो लेंगे, तो 50,000 की वो इंप्रूवमेंट का हम लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे? यस, 50,000 का इंडेक्सेशन करेंगे और 4.5 लाख का इंडेक्सेशन करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? आगे जिस ईयर में कंपल्सरी इक्वेशन हुई, चेक करो, कंपल्सरी इक्वेशन हुई है 16 अगस्त 2013 को। तो जो भी हम लोग इंडेक्सेशन करेंगे जिसमें ईयर ऑफ ट्रांसफर आएगा वो कौन सा होगा? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन हुई है, कंपल्सरी इक्वेशन हुई है, और वो ये 2013-14 में, तो 2013-14 का इंडेक्स चाहिए, ये 220 13-14 का इंडेक्स होगा, ये 220। ठीक है, डिवाइडेड बाय जिस ईयर में प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, तो यहां पे तो आएगा डिवाइड बाय 100, और ये इंप्रूवमेंट वाले में आएगा जिस ईयर में इंप्रूवमेंट कराया गया था। ठीक है, 167। इज दैट क्लियर? तो ये कैपिटल गेन आ गया, बस दैट्स इट। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब आपको बस एक बात का और ध्यान देना है, कॉम्पेंसेशन जो बताई गई है वो एग्रीड कितनी की गई थी? सच प्रॉपर्टीज कंपल्सरी एक्वायर्ड विद द गवर्नमेंट, कॉम्पेंसेशन डिसाइडेड इज 1150। 20% आपको 31 मार्च 2023 को मिल गए थे ना, बस जिस ईयर में मिल जाए उसी ईयर में टैक्सेबल है। तो 2022-23 में टैक्सेबल हो जाएगा पैसा पूरा 11.5 लाख रुपए, पूरा 11.5 लाख रुपए 2022-23 में ही टैक्सेबल हो जाएगा। ये बातें हम लोग क्लासेस में करते हैं। इनिशियल कॉम्पेंसेशन डिसाइड बाय गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन, जितनी भी इनिशियल कॉम्पेंसेशन है वही सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो लो जी, ये ऐसे क्वेश्चन भी आने के पूरे चांसेस है। इसके अलावा एग्जेम्पशंस के सेक्शन में 54 और 54F मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, और कैपिटल गेन के केसेस में मैं आपको एक और सेक्शन दिखा देता हूं। याद है मैंने आपको अभी क्वेश्चन करवा रहा था जिसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाली बात भी आ रही थी, तो वो चीजें भी पता होनी चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में हम लोग चेक करते हैं 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है या तभी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट में ये देखो, ये रहा स्लम सेल। ये स्लम सेल की टॉपिक की बात कर रहा था मैं, कैपिटल गेन इन द केस ऑफ स्लम सेल। बहुत सिंपल होता है, सेल कंसिडरेशन जितना भी होगा या फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे हम लोग। ठीक है, सेल कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया तो सेल कंसिडरेशन, अगर नहीं दिया तो फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे। मतलब स्लम सेल का मतलब क्या है? एक पूरा डिवीजन स्लम सेल कर दिया, एक पूरा डिवीजन लमसम कंसिडरेशन के लिए बेच दिया किसी को, पूरा डिवीजन। 3 फैक्ट्रीज है, 3 फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री किसी को बेच दी लमसम कंसिडरेशन, तो जितना भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो सेल कंसिडरेशन होगी। जितना भी हमें कोई बायर देने के लिए रेडी होगा वो हमारी सेल कंसिडरेशन होगी। उसमें से उसकी खरीदने की कॉस्ट क्या कर दो? माइनस। क्या खरीदने की कॉस्ट? खरीदने की कॉस्ट तो होती नहीं, फैक्ट्री खरीदने की थोड़ी ना होती है। फैक्ट्री में तो पैसा लगाया गया है, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे? उसको निकालते हैं नेटवर्थ। क्या निकालते हैं? नेटवर्थ। और नेटवर्थ क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो बिजनेस के एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दोगे तो नेटवर्थ आ जाएगा। नेटवर्थ को माइनस कर दो, कहां से? सेल वैल्यू में से। ठीक है, और कैपिटल गेन आ जाएगा। ये कैपिटल, इसमें कभी इंडेक्सेशन नहीं किया जाता बिकॉज एसेट्स के और लायबिलिटीज का जो बैलेंस चाहिए वो हम करंट देखते हैं, तो इसलिए हमें कोई उसको वो नहीं करने की जरूरत, रिवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर?
अच्छा, रिवैल्यूएशन को इग्नोर करना होता है, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो रिवैल्यूएशन इग्नोर करना है, अगर कर दिया है रिवैल्यू तो उसको वापस कम करो। हमें सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चाहिए, रिवैल्यूएशन पे नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसको वापस कम करना होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को हटाना होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवाए जाते हैं। ये देखो ना, जैसे अब ये आपके सामने है, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये पूरी की पूरी आपने डिवीजन बेच दिया होगा जिसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है और आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये बुक वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है, हमें तो बुक वैल्यू चाहिए। तो नेट वर्थ कैसे निकालोगे? लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये टोटल करके माइनस कर दोगे इसमें से क्या? क्रेडिटर्स। इज दैट क्लियर? मशीनरी की तो ये बुक वैल्यू दी हुई है ना, मशीनरी लेंगे हम लोग बुक वैल्यू। अब मुझे बताओ, अच्छा एक और चीज, ये जो बुक वैल्यू है ये मेरे ख्याल से एज पर अकाउंट्स दी हुई है कंपनीज वाली, ठीक है? हमें इनकम टैक्स एक्ट वाला लेना चाहिए या कंपनी वाला लेना चाहिए? हमें इनकम टैक्स एक्ट वाला, हम इनकम टैक्स वाले हैं भाई, हम इनकम टैक्स वाला देखेंगे। मशीनरी कौन सी लेंगे? 60 लाख की, और फर्नीचर कितने की लेंगे? 90 लाख की, WDV, ठीक है? यहां पर टोटल कर देंगे, उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे, हमारी नेटवर्थ आ जाएगी। नेटवर्थ आ गई 220 लाख। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो 220 लाख की नेटवर्थ। अब उसके बाद सेल कंसिडरेशन में से माइनस कर दो, सेल कंसिडरेशन दिया हुआ है 300 लाख, माइनस किया, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दिए तो वो भी माइनस करो, और नेटवर्थ माइनस करो, आ गया कैपिटल गेन। क्लियर? तो ये है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगते हैं, और सेक्शन 54 और 54F का मैं आपको बोलूंगा बार बार कि 54F और 54 जरूर करके जाना, ठीक है? और तो मुझे कोई खास इसके अंदर दिखता नहीं है, और ज्यादा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए भी नहीं गए। तो भाई कैसे होंगे क्वेश्चंस आपको मैंने दिखा दिए हैं। प्लीज सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, और अगली वीडियो में मिलेंगे मेरे साथ हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के लिए। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर मैं कराऊंगा। अच्छा एक और चीज, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, ये रेट्स भी जरूर याद करना। टैक्स ऑन कैपिटल गेन जरूर पॉसिबल है कि इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन हल्का फुल्का पूछ लिया जाए, ठीक है? तो टैक्स ऑन कैपिटल गेन भी पता होने चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20 लगता है, शॉर्ट टर्म पे अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म पे 111A वाला सेक्शन जो कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाला केस सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, उस पे 15% फ्लैट लगता है। तो ये सब बातें, और अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब रेट लगते हैं। तो ये बातें पता होनी चाहिए, टैक्स रेट्स पता होने चाहिए। दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, आप लोगों को कैपिटल गेन में सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है? हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो मैं आप लोग अगली क्लास में देने वाला हूं, तो अगली क्लास मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।